नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में सामाजिक ज्ञान विषय की राजनीतिक जीवन पुस्तक से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको काम देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ 1 भारतीय संविधान से देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उन नियमों को हम कहते हैं संविधान। हमारा जो भारत देश है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश और जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। इतने बड़े देश को के सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता रहेगी। उन नियमों को जो संग्रह है उसी को हम संविधान कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संविधान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारत का जो संविधान बना है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, जब भारत की संविधान सभा बनी, उसका जब गठन हुआ तो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है, डी सॉरी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 की जो भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, उसमें कोई स्थायी अध्यक्ष चुना नहीं गया था, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ था। उसमें उम्र के हिसाब से जो सबसे वरिष्ठ नागरिक थे उस समय, वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्हें भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या कार्यवाही अध्यक्ष पहली बैठक में चुना गया था, जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगली जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई, और उसमें भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इन्हें बिहार गांधी के रूप में भी, बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो गांधी जी के साथ में चंपारण आंदोलन में भी उनके सहयोगी के रूप में गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा जब बनी तो उसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। उसमें महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता या शिल्पकार भी कहे जाते हैं। भारत के संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत का संविधान कब लागू हुआ। संविधान बनने में बहुत समय लगा। संविधान बनाने के लिए पहले संविधान सभा में विश्व के अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा। उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थी, उन बातों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद में भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। इस दिन इसे अंगीकृत किया गया। लेकिन ये जो संविधान है लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों ही तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ। जब प्रश्न ऐसा हो तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होता है। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को जीवन जीने के लिए कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो नागरिकों के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और उसका जो उद्देश्य है, उसका जो संविधान को बनाने का उद्देश्य जो है वो हमारी प्रस्तावना में
दिखाई देता है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत जो देश है समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब इस संविधान का जो पूरा उद्देश्य है वो हमारी प्रस्तावना में नजर आता है, ये सार है इसका। इसलिए हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसी को इसकी अंतरात्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में ये दिख जाता है कि हमारा संविधान किन उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तावना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। देखिए, भारत में जो दो प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो सरकार का जो अंग होते हैं वो तीन होते हैं। दोनों ही सरकार के जो अंग है वो तीन है। और कौन कौन से हैं वो? सरकार के तीन जो अंग है, एक है विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होता है देश में न्याय की स्थापना करना। तो इसी तरह से सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग है, व्यवस्थापिका या विधायिका जिसे भी कहते हैं, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस, ऑप्शन नंबर डी। सरकार के जो तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस जो है सरकार का अंग नहीं होता है, प्रेस स्वतंत्र होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण है। भारत के संविधान के जो लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण है संघवाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेडरलिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब होता है भारत में जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके मध्य शक्तियों का विभाजन, ताकि किसी भी सरकार के पास में सारी शक्ति एक के पास ना रह जाए। इसलिए भारत में दोनों ही सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है। इसी को संघवाद कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघवाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान होना, हर व्यक्ति अपना अपना धर्म अपना अपनी आस्था के अनुसार मान सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों को सम्मान देना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न फिर इसी से जुड़ा हुआ है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसमें घोषित किया गया है? तो हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। धर्म के आधार पर, अगला प्रश्न है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना किस अधिकार का उल्लंघन है? देखिए, हमें जो संविधान है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। उसमें एक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसके अनुसार हर नागरिक धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बराबर होता है। तो अगर किसी के साथ धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, इसका मतलब नागरिक के समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, हनन हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से अपना अपने आस्था के अनुसार अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की संसद के कितने सदन होते हैं? हमारे देश की जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए, संसद के 2 सदन जिसके अभी हमने चर्चा की, वो 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है फिर इसी से जुड़ा हुआ है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो भारत में जो संसद है उसका सदन है लोकसभा, उसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है।
अभी निम्न सदन क्यों कहा जाता है? निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है। हर 5 साल में नए सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिर इससे जुड़ा हुआ राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होती है। इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनके जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ये देखिए, ये हमारी लोकसभा का चित्र है और ये वर्तमान में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं। लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका जो चुनाव है, न्यूनतम जो आयु है, कितने वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो जाता है, तो वो है, उसका उत्तर है 25 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना है, तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा जो है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य है, न्यूनतम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ये देखिए, यहाँ पर चित्र है, इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं, ये हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन हैं। बीच में आपको महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिखाई दे रही हैं, और पास में उनके हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय संसद का जो मुख्य कार्य होता है वो कानून को बनाने या कानून का निर्माण करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न फिर बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री की होते हैं किस सदन का सदस्य हो सकते हैं? क्या लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या सिर्फ राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य होकर के बना जा सकता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो राज्यसभा के सदस्य रहे, ये कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। पास में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, ये वर्तमान में लोकसभा के सदस्य और भारत के प्रधानमंत्री है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न का कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। संसद की बैठक को क्या कहा जाता है? देखिए, जब भी संसद की बैठक होती है तो उसे कहा जाता है अधिवेशन, या कहा जाता है सत्र, या कहा जाता है अंग्रेजी में सेशन। तो अधिवेशन कहिए, सत्र कहिए या सेशन कहिए, ये सामान्यतः साल में 3 बार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, संसद में कानून प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? देखिए, जब भी कोई कानून बनाना होता है तो पहले उस कानून के लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ता है, उस प्रस्ताव को कहा जाता है विधेयक। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बिल। ठीक है, कानून बनाने से पहले संसद में जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को कहा जाता है विधेयक या बिल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 245। इन 245 में से 233 जो है वो अलग अलग राज्यों से चुन करके आते हैं, और 12 जो सदस्य वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास अधिकार होता है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो अधिकतम संख्या जो है निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है, निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है, प्रश्न हमारा था राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है और अधिकतम संख्या जो है 245 है वर्तमान में। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 250।
50। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले, जैसे समाज सेवा में कोई अच्छा काम कर रहा है, खेलों के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार होता है कि 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है ये है पीटी उषा जी का, जो वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य सेवा दे रही है। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। तो भारत में न्यूनतम जो आयु है वोट देने की, मत अधिकार अपना उपयोग करने की, वो है 18 वर्ष। भारत का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष आयु की पूर्ण करने के बाद में भारत में होने वाली चुनाव में अपना मत अधिकार का उपयोग कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय मताधिकार दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न याद रखने लायक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन के सदस्य हो, उन्हें कहा जाता है सांसद। चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों ही सदनों के सदस्य को कहा जाता है सांसद कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, या शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है एमपी, है ना। आपने अक्सर इनकी गाड़ियों पर एमपी लिखा हुआ देखा होगा। तो एमपी का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश से नहीं है, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के सदस्य। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? अगला जो हमारा प्रश्न है, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं जो निर्वाचित हो सकते हैं वो है 543। मध्य प्रदेश से 29 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर के जाते हैं और राज्यसभा में मध्य प्रदेश से 11 सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, तो भारत में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या लोकसभा में 543 है, मध्य प्रदेश से 29 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, कानून क्या है? तो कानून क्या होता है? कानून होता है समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों को कानून कहा जाता है। कानून के द्वारा ही किसी भी समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कानून क्यों बनाए जाते हैं? तो कानून बनाए जाते हैं दंड देने के लिए नहीं बनाए जाते, कर वसूलने के लिए भी नहीं बनाए जाते हैं, सरकार चलाने के लिए भी नहीं। कानून बनाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे जरूरी जो उद्देश्य है, वो है समाज में व्यवस्था बना करके रखना, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में व्यवस्था बनाए कर रखना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, लोकतांत्रिक देश में कानून कौन बनाता है? इसकी अभी हमने चर्चा की थी कि भारत में जो कानून है विधायिका बनाती है, और विधायिका किसका अंग है? संसद का अंग है, सरकार का अंग है ना। तो कानून जो बनता है हमारे देश में संसद में बनाए जाते हैं। ये हमारे नए संसद भवन का चित्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति होते हैं। तो भारत का संविधान, हम सबको ये अधिकार होता है कि हर नागरिक भारत का कानून के समक्ष समान है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है? हमारे संविधान ने जो अधिकार हमको दिए हैं उन अधिकारों को हनन होने से कौन रोकता है, कौन रक्षा करता है? तो वो होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि, और उनका कर्तव्य भी है कि नागरिकों के अधिकारों की वो सुरक्षा करे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है ऐसी शक्ति जिसके आधार पर न्यायपालिका जो होती है सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा करती है, उसको देखती है कि ये जो कानून है हमारे संविधान के जो आदर्श है उनके अनुसार बनाया गया है या नहीं। अगर संविधान के आदर्शों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका को अधिकार है कि उस कानून को वो रद्द कर सकती है। ठीक है,
इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त होता है? न्यायपालिका। हाँ, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जो जबलपुर में स्थित है उसका चित्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के में राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को कौन सुलझाता है? तो भारत में अगर किन्हीं दो राज्यों के, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी विवाद हो जाता है, तो उन विवादों को सुलझाने का जो काम होता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जो नई दिल्ली में स्थित है। ये सर्वोच्च न्यायालय की ये इमारत, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायपालिका का क्या कहा जाता है? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसे न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कहा जाता है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितने भी नियम या आदेश जारी किए जाते हैं वो देश की सभी न्यायपालिका को मानना आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, किसके फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं? अभी इसी की चर्चा की थी हमने कि किसके फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होंगे, तो वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर एक बार फैसला दे दिया तो वो देश की सभी न्यायपालिका को मानना आवश्यक होता, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सामाजिक विज्ञान विषय में राजनीतिक जीवन के बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। ये प्रश्न जो है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है।